Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year biology students. I hope all of you are doing very great by the grace of Allah. Welcome to lecture number 7 of our chapter 24, and our today's topic is a very important long question. It is called Hardy-Weinberg theorem or principle. So previously we studied about gene pool in detail and we calculated genotype frequencies and allelic frequencies for a population. उसी की कंटिन्यूएशन में वी हैव हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और थ्योरम. ये जो थ्योरम था इट वाज प्रपोज्ड बाय हार्डी एंड वेनबर्ग हु वर्कड इंडिपेंडेंटली ऑन दिस प्रिंसिपल, और इन्होंने मिलकर इसको डिवाइस किया था या इसको प्रपोज किया था 1908 में. और 1908 के अंदर पे ये जो थ्योरम प्रपोज हुआ था इनके ज़रिए से दे वर्कड ऑन नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस. नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस का मतलब है कि ऐसी पॉपुलेशंस जिनके अंदर एवोल्यूशन जो थी वो नहीं उनको होती हुई नज़र आई. नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन को स्टडी करके इन्होंने क्या प्रपोज किया था या इनका प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है. द प्रिंसिपल ऑफ हार्डी वेनबर्ग स्टेट्स दैट एलीलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज which we calculated in the previous lecture, allelic and genotype frequencies are constant. एक पॉपुलेशन जो कि नॉन इवॉल्विंग है यानी उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसके अंदर एलीलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट तब तक रहती हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके उनके अंदर चेंज नहीं ले आता. वो एक्सटर्नल फैक्टर किसी भी तरह का हो सकता है, वो कोई म्यूटेशन हो सकती है या वो कोई सिलेक्शन का प्रोसेस हो सकता है. तो एलीलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट इवन जिस टाइम पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होती है या उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती है और अलील्स जो है वो सेपरेट होती हैं, गैमीट्स वगैरह बनते हैं. उस सारे प्रोसेस के बावजूद भी उसकी जो जीन पूल है या उसकी जो एलीलिक और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. सो वी से दैट द एलीलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ऑफ population's gene pool remain constant even during sexual recombination, and they are only changed with an external agent. वो external agent कोई भी ऐसा होगा जो कि sexual recombination की कैटेगरी में नहीं आता. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जिसमें मियोसिस का प्रोसेस आता है, जिसमें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं कि अलील्स जो हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होती हैं, जीन सेग्रीगेट होती हैं और फिर असॉर्ट होती हैं फिर से, जैसे हमें मेंडल ने बताया हुआ है डिटेल में. तो इन सारे कामों के रिज़ल्ट में जो एलीलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज़ हैं या इन टर्न इसमें हम बात एक्चुअली किसकी कर रहे होते हैं, जीन पूल की. तो ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन जो है उसके जीन पूल के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल के साथ फॉलो करें और इसको उसके ऊपर अप्लाई करें तो इस थ्योरम के अंदर हम डेजिग्नेट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए जो कि कौन सी थी, डोमिनेंट एलील थी. इसको लेटर डेजिग्नेट किया जाता है पी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए या रिसेसिव जो एलील थी उसको लेटर डेजिग्नेट किया जाता है क्यू. और इनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, लास्ट हमने लेक्चर में इनको कैलकुलेट किया था. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए वाज 0.8 एंड स्मॉल ए वाज 0.2. तो हम उनको भी सामने लिख देते हैं 0.8 एंड 0.2. अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ हार्डी एंड वेनबर्ग, ये जो P एंड Q है इनकी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए. या अगर हम इनकी परसेंटेज को भी इवन देख लें यानी कि 80% और 20% को भी देख लें तो इनके सम से हमारे पास 100% आना चाहिए. P प्लस Q इज़ इक्वल टू 100%. जो आंसर आना चाहिए वो 100 होना चाहिए. तो अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करें एक दफ़ा, हम देखते हैं कि ये चीज़ काम करती है या नहीं. इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं. P की वैल्यू हमारे पास 0.8 है प्लस Q वी हैव 0.2. तो आंसर क्या आता है, 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम P एंड Q यानी कि बोथ अलील्स विच आर प्रेजेंट इन अ जीन, उनका जो सम है वो 1 होगा या उनकी जो परसेंटेज का सम है वो 100% होगा. यानी कि एक जीन जिन अलील से मिलकर बनी हुई है उनका सम जो है वो मिलकर उस जीन का हमें रिज़ल्टेंट बना देगा या वो हमें उस जीन का रिज़ल्टेंट बता देगा.
इसी तरह से हमारे पास अगर P और Q में से किसी एक की वैल्यू हो और दूसरे की ना हो, हमारे पास एक एलील की वैल्यू हो और दूसरी ना हो, तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स से हमारे पास P की वैल्यू नहीं है, अगर P की वैल्यू ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P को यहाँ पे रहने देते हैं, 1 माइनस Q करके यहाँ पे Q की वैल्यू डालकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से Q की वैल्यू अगर ना हो तो उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। Q विल रिमेन राइट हियर एंड 1 माइनस P। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जो हार्डी और वेनबर्ग ने हमें प्रपोज करके दिया था, डिवाइस करके दिया था, जिसके ज़रिए हम एलीलिक फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड आउट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी पिछली ही एग्जांपल को कंटिन्यू करें आगे, तो हमारे पास कौन सी 3 जीनोटाइप्स थी जो हमें इन 2 एलील्स के कॉम्बिनेशंस की वजह से मिली थी। वो 3 हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस थे जीनोटिपिक, वो थे कैपिटल A एंड कैपिटल A, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। ये 3 फॉर्म्स थी हमारे पास। इसमें से जो ये वाली कंडीशन है हेट्रोजाइगस वाली, मैंने लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था। इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ भी हो सकती है और इसके अलावा ये वाली चीज़ भी हो सकती है। चीज़ें तो दोनों सेम है लेकिन कॉम्बिनेशंस इसके अंदर 2 आ सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इसको ज़रा हम इसके ऊपर हम ये थ्योरम अप्लाई करें तो हम क्या कह सकते हैं, A को क्योंकि हमने P का लेटर डेजिग्नेट किया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, P का स्क्वायर है क्योंकि P 2 दफ़ा है। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास Q का स्क्वायर है क्योंकि Q 2 दफ़ा है। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं A स्क्वायर तो भी यही बात है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे Q स्क्वायर। अब ये जो सेंटर में चीज़ आ रही है इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास ये वैल्यू है PQ और दूसरा हमारे पास QP का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये दोनों मैंने यहाँ पर जस्ट सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिए हैं। और इन दोनों के बारे में अगर आपको अपनी जूनियर क्लासेस के मैथ से कुछ याद हो तो क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनके सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ऐसे राइट कर लेते हैं 2PQ because both of these are multiples and they are the identical terms। सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसी तरह से हमारे पास ये चीज़ भी एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगी, P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमने ये देखा जैसे ऊपर कि फ्रीक्वेंसीज जो एड अप हो रही हैं एलीलिक, उनका सम हमारे पास 1 होना चाहिए। तो उसी तरह से ये जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम भी हमारे पास 1 होना चाहिए। सो ये हमारे पास जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम ये वाली वैल्यूज़ को अप्लाई करें जो यहाँ पे हमें गिवन है, इनको अप्लाई करके बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, हम यहाँ आगे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को भी चेक कर लेते हैं। सो P की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8 और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे प्लस 2 इंटू, पहले हम Q की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज़ 0.2 इंटू स्क्वायर और 2 के साथ क्या आएगा 0.8 भी और 0.2 भी, सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 0.8 का स्क्वायर है हमारे पास 0.64 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 0.32 प्लस 0.2 का स्क्वायर हम लें तो हमारे पास आंसर है 0.04 एंड इफ़ वी सम ऑल ऑफ दीज अप तो हमारे पास एक्चुअली आंसर 1 ही आता है। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज हमने कल चेक की थी वो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं या उसके अकॉर्डिंग वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि एक जीनोटिपिक जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी जीन पूल के अंदर, एक जीन की जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जब सम अप करते हैं हम तो हमारे पास आंसर 1 आता है। और इस 1 का मतलब ये है कि ये सारी जीनोटाइप्स मिलकर, ये तीनों कॉम्बिनेशंस मिलकर एक कंप्लीट जीनोटाइप हमें दे रहे हैं। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो इन्हीं 3 वैल्यूज़ के अंडर फॉल करता है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज। और अगर इसको हम अपनी प्रीवियस लेक्चर के साथ टैली कर लें तो भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट सेम आ रही है राइट हेयर। इफ़ वी टेक अ लुक एट दिस इक्वेशन तो एक्चुअली हम इसको अगर मैथ्स के उसमें रूल में देखा जाए तो ये हमारे पास एक्चुअली एक बाइनोमियल इक्वेशन है। यानी कि हम जब बाइनोमियल इक्वेशन मैथ्स में लिखते हैं P + Q
होल स्क्वायर, तो उसको जब हम ओपन करते हैं बाइनोमियल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक्चुअली यही होती है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है, हम ये कह सकते हैं दैट इज़ एक्चुअली अ बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल इक्वेशन बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर आइडेंटिकल। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि जो जीन पूल के अंदर प्रेजेंट जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो चेंज नहीं होती अनलेस कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर काम करे। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट कॉमन कॉज हमें जीन पूल के अंदर चेंज का नज़र आता है दैट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस चेंज इन द डीएनए ऑफ और पार्ट ऑफ अ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि अब एक ऑर्गेनिज्म का जब इंटरनल जो डीएनए है, जो इंटर्न जीन उसकी जीन्स का जो सेटअप है वो बना रहा है, उसके अंदर कोई चेंज आ जाएगा, वो किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है। उस चेंज की वजह से डेफिनेटली उसका जेनेटिक सेटअप जो है वो इफ़ेक्ट होगा, और जब एक सिंगल इंडिविजुअल का जेनेटिक सेटअप चेंज होता है तो ओवरऑल पूरी जो जीन पूल है या पूरी पॉपुलेशन है उसके अंदर जीन पूल के नंबर के ऊपर अफेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉज। सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है जीन पूल को दैट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एनिमल्स का या जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं उनका मूव कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। माइग्रेशन के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स एंटर हो रहे हैं बाहर से जिसको हम कहेंगे इमिग्रेशन, या फिर ऑर्गेनिजम्स एग्जिट हो रहे हैं यानी पॉपुलेशन को छोड़कर जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे एमिग्रेशन। इन दोनों केसेस में होगा क्या, पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स का नंबर चेंज हो जाएगा, और जब इंडिविजुअल्स का नंबर चेंज होगा तो जीन पूल जो है उसके ऊपर डिफरेंस पड़ेगा। क्योंकि हम जीन पूल को डिफाइन कैसे करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक सम जो है उसको हम जीन पूल का नाम देते हैं। सो नंबर चेंज होने से जीन पूल के ऊपर भी चेंज आ जाएगा, उसके अंदर भी चेंज आ जाएगा। थर्ड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है दैट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम ऐसे फिनोमिनन को कहते हैं जिसके अंदर हमारी जो इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के अंदर रह रहे होते हैं उनकी अलील्स के अंदर अफेक्ट आ जाता है। यानी कि अलील्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है एट अ सिंगल लोकस। अलील का जो लोकस है वो चेंज हो जाता है। लोकस हमें पता है पोजीशन होती है अलील्स की, और इस पोजीशन के चेंज हो जाने की वजह से जो किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है या बाय चांस हो सकती है, या समटाइम्स अलील्स जो है वो डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जाके सेट हो सकती हैं। तो इससे होगा क्या, इससे अफेक्ट पड़ जाएगा अलीलिक फ्रीक्वेंसी पर, और जब अलीलिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा तो वो अल्टीमेटली जीन पूल को भी चेंज कर देगा। अब इसके अंदर चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं अलील के लोकस के अंदर, उसमें ये हो सकता है कि मे बी वो लोकस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी वजह से, या मे बी अलील जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाए किसी वजह से। तो अगर लोकस या अलील दोनों में से कोई भी चीज़ इंटरप्ट होगी या वो वहाँ से ख़राब होगी तो हम इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इट कॉजेज़ अ चेंज इन जीन पूल। फोर्थ हमारे पास जो फैक्टर अफेक्ट करता है जीन पूल को दैट इज़ नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक पॉपुलेशन के, वो एक दूसरे के साथ मेट करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल करते हैं। ये जो नॉन रैंडम मेटिंग होती है जिसमें अब इंडिविजुअल्स अपने जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इससे अफेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ता है, जीनोटाइप्स के ऊपर पड़ता है। जीनोटाइप्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है कि जो अलील्स हैं उनका जो सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट है उसके अंदर वेरिएशंस आ जाएंगी, और अलील्स के सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट के अंदर वेरिएशंस आने से हमारे पास हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकती हैं। इस वजह से जो नॉन रैंडम मेटिंग है जिसमें एक्चुअली इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ, एक ही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ मेट कर रहे होते हैं या ब्रीड कर रहे होते हैं, क्रॉस रिकॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं, उसके ज़रिए से जीन पूल के अंदर अफेक्ट आ जाता है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग द जीनोटाइप और द एलीलिक रिकॉम्बिनेशन, एलीलिक जो सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ गया। एंड लास्ट वन वी हैव सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब
कि ऐसे कोई इंडिविजुअल्स जिनके अंदर कोई कैरेक्टर्स इस तरह के थे जो उनको ज़्यादा सूटेबल या उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल थे इन अ सर्टन कंडीशन, तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर, और इस तरह से जो इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, उनके अंदर डिवीजन ज़्यादा होगी, उनकी न्यू जनरेशन ज़्यादा बनेगी, क्योंकि पॉपुलेशन यही चाहेगी ना कि उसकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो बेस्ट फॉर्म में सर्वाइव कर सकें किसी भी कंडीशन को। तो सिलेक्शन के थ्रू वो ये काम करते हैं, लेकिन जब वो सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट में उनका जो जेनेटिक एक पूल, जीन पूल जो था वो डिफ़र कर जाता है, क्योंकि अब कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन है वो कम है, और कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ज़्यादा है, या पॉपुलेशन का ज़्यादा जो हिस्सा है वो ऐसे इंडिविजुअल्स ने कवर किया हुआ है। तो इस वजह से सिलेक्शन की वजह से भी जीन पूल के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। Our today's topic was a very important long question, but some of the terms that you must not miss while learning the topic are listed right here. And also, once again, I have a little assignment for you. These are the same figures that I gave you last time. This time you're going to apply these calculations and these values to the Hardy-Weinberg theorem, and once again you're going to find genotypic and allelic frequencies. So I hope you will attempt your assignment. And inshallah I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.